हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम फिर से एक लास्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से एक इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आ चुके हैं। इस टॉपिक को डिस्कस करने से पहले मैं आपको बता दूं कि बच्चे आप लोग सिर्फ दो ही सब्जेक्ट की ज़्यादातर वीडियोस मांगते हो। पहली इकोनॉमिक और दूसरी मॉडर्न अकाउंटिंग की, ठीक है। अब बच्चे ज़्यादातर इसी टाइम पे मॉडर्न इकोनॉमी की भी बहुत फास्ट फास्ट मांग रहे हैं, ठीक है। देखो, पहले आपका एग्जाम इकोनॉमी का है तो पहले इकोनॉमी की ही वीडियोस क्लियर कर ले, क्योंकि आपका जो मॉडर्न अकाउंटिंग का एग्जाम है ना 11th को है। तो मैं ट्राई करूंगी कि 10th तक आपकी जितने लास्ट ईयर के है ना उसको कवर कर दूं, क्योंकि देखो अगर मैं मॉडर्न अकाउंटिंग पे भी अभी जोर डालने लग गई ना तो उससे पता क्या होगा कि आपका कहीं इकोनॉमिक का ना छूट जाए, ठीक है। तो जो पहले है उस पे भी थोड़ा सा ध्यान दो, ठीक है। तो इसीलिए मैं पहले इकोनॉमिक की डाल रही हूँ, पर ऐसा नहीं कि मैं उसकी नहीं डालूंगी। फिर भी देखो, मैं एक इकोनॉमिक की लाती हूँ तो एक मैं उसके साथ मॉडर्न की जरूर लाती हूँ, क्योंकि मॉडर्न का सिलेबस जो है वो बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो इसीलिए मैं ट्राई करती हूँ कि दोनों कंबाइन करके चल सकूँ। पर आप ये सोच रहे हो कि मैं मॉडर्न की 2 3 ऐसे अपलोड करने लग जाऊँ, तो ऐसे मैं कर सकती हूँ, प्रॉब्लम नहीं है। जैसे मैं एक इकोनॉमिक कर रही हूँ पर इकोनॉमिक की हट जाएगी और उसकी जगह मॉडर्न की आ जाएगी। इससे क्या होगा कि आपका इकोनॉमिक का रह जाएगा, और इकोनॉमिक का कुछ ज्यादा नहीं पड़ा है, बस थोड़े से ही रह गए हैं, ठीक है। तो इसीलिए मैंने सोचा कि पहले इकोनॉमिकल कर दूं, क्योंकि आपका पहला पेपर है। उसके बाद तो 11th को है ना, आपका अभी टाइम पड़ा है मॉडर्न को, ठीक है। तो इसीलिए अभी इतना टेंशन मत लो, आराम से चलेंगे, हो जाएगा, ठीक है। हमें लास्ट ईयर पेपर कवर करने, हम कर देंगे, ओके। चलो आज का हम अपना टॉपिक देखते हैं। टॉपिक क्या है? व्हाट इज द कैश फ्लो स्टेटमेंट? प्रिपेयर अ कैश फ्लो स्टेटमेंट विद इमेजिनरी फिगर एज पर IS 7, ठीक है। कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या होती है और उसे बनाना है हमें एक इमेजिनरी फिगर के साथ। ये क्वेश्चन देखो टफ नहीं है, बहुत इजी है। जो बच्चे प्रैक्टिकल नहीं भी करते उनको लगता होगा कि भाई बहुत टफ है, उनको भी इजी लगेगा। अब मैंने बहुत एंट्रीज नहीं डाली, बस थोड़ी सी एंट्रीज डाली है ताकि आपको अच्छे से याद हो, ठीक है। आपको घबराना नहीं है। इसीलिए इस ये जो क्वेश्चन है ना, ये लास्ट ईयर में 2 बार तो रिपीट हो गया है कैश फ्लो का, ठीक है। और इसमें क्या है कि आपको नंबर आराम से मिलेंगे, जहां आपने पूरी एंट्रीज लिखनी है, जहां आपने हर एक चीज लिखनी है, वहां पे एग्जामिनर ने गलती निकाली देनी है। पर जहां पे आपने एंट्री रट के सिर्फ सॉल्व करना है, वहां पे आपको ज्यादा नंबर भी मिलते हैं, पेजेस भी जल्दी भर जाते हैं, ठीक है। अभी देखो इसका पहले मीनिंग करते हैं। मीनिंग में क्या है? अ कैश फ्लो स्टेटमेंट इज अ फाइनेंशियल स्टेटमेंट दैट शो द इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ कैश इन अ बिजनेस ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर पीरियड, ठीक है। इट टेल अस वेयर अ कैश कम एंड हाउ इट वाज स्पेंड। कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या है? एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट ही है। देखो, हमेशा याद रखना, P&L अकाउंट, बैलेंस शीट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, ठीक है। ये सब फाइनेंशियल स्टेटमेंट होती है जो हमें हमारी फाइनेंशियल पोजीशन बताती हैं, ठीक है, कि आपकी बिजनेस कहाँ पे लाई करते हो। तो इसलिए हम इन सबको फाइनेंशियल स्टेटमेंट ही बोलते हैं, ठीक है। ये क्या शो करती है? ये शो करती है कि भाई इनफ्लो कितना हुआ, आउटफ्लो क्या कितना हुआ। इनफ्लो मतलब कितना आया और आउटफ्लो मतलब कितना गया ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर पीरियड। मतलब एक साल में कितना आया, एक साल में कितना गया, क्या? कैश। याद रखना, यहाँ कैश मत भूलना लिखना, क्योंकि अगर आपने यहाँ कैश छोड़ दिया ना लिखना तो एग्जामिनर को कंफ्यूजन हो जाएगी और आपकी डेफिनेशन गलत कर देगा, ठीक है। तो याद रखना, इनफ्लो एंड आउटफ्लो किसका? कैश का, ठीक है। तो एक बिजनेस में कैश कितना आया, कितना गया, कहाँ से आया, कहाँ गया, यही चीज हमें एक कैश फ्लो स्टेटमेंट बताती है, ठीक है। आप घर पे भी रहते हो ना, घर में आप कैसे डिसीजन लेते हो जब आपके पापा मम्मी होते हैं? जैसे मम्मी के अगर हाथ में पापा आए, पापा ने अपना महीने की तनख्वाह रखी, मम्मी के हाथ में रख दी, तो मम्मी देखती है ना कि भाई 500 रुपया इलेक्ट्रिसिटी को देना है, 200 रुपया बाई को देना है, 150 इतना देना है, फिर भाई इतना इसके पापा ने दिया था। तो सब जोड़ के हिसाब लाती है ना महीने के आखिर में, फिर आके अपने पापा को बताती कि इतना गया, इतना आया और मेरा इतना बच गया, ठीक है। तो वो क्या है? वो कैश फ्लो स्टेटमेंट, वो बता रही है कितना कैश गया, कितना कैश आया, ठीक है। और ये एक बार हो ध्यान रखना, कैश फ्लो स्टेटमेंट में सिर्फ कैश की बात होगी, मनी की, रोकड़े की। रोकड़ा कहाँ आता है? रोकड़ा इसमें फंड हो, शेयर हो, डिवेंचर्स हो, ठीक है, इनकी बात नहीं होती। ये कुछ लेना देना नहीं है आपके कहाँ गए शेयर, कहाँ नहीं, उनको सिर्फ कैश से लेना। अगर आपने कोई चीज बेची, कोई चीज ली, उसमें कैश का लेन देन है, तभी वो चीज एंट्री ऐड होगी, ठीक है। अब देखो ये क्या बोलता है? इट हेल्प टू अंडरस्टैंड द लिक्विडिटी पोजीशन ऑफ द बिजनेस, मीनिंग वेदर द बिजनेस हैज इनफ कैश टू पे बिल्स, लोन्स एंड डेली एक्सपेंसेस। ये बताता है कि भाई आपकी लिक्विडिटी पोजीशन क्या है। लिक्विडिटी पोजीशन क्या होती है कि भाई आपके हाथ में कितना पैसा है कि आप जो डेली के बिल्स हैं, लोन्स हैं, जो एक्सपेंस है वो पूरे कर सको, ठीक है। अब देखो उसका क्या फायदा? कोई बिजनेसमैन है, उसके पास करोड़ों रुपया है पर बैंक में है, अभी उसको थोड़ा सा चाय पीनी हो, 150 रुपए की टी शर्ट खरीदनी हो, 200 का कुछ खरीदना हो, तो भाई यार पैसे तो है नहीं, पैसे तो बैंक में है,
तो बताओ बैंक में निकालने जा रहा है तो मतलब उसके पास हाथ में पैसे नहीं, तो थोड़े मोटे तो आपकी डेली जरूरत के लिए आपके पास पैसे नहीं चाहिए ना। हम घर पे भी होते हैं, कोई चीज लेनी होती है पापा मम्मी को, अब जैसे पापा मम्मी डिस्कशन कर लिए हम जमीन लेंगे, ठीक है, तो वो लोग जब जमीन के लिए पैसे भी जोड़ते हैं तो सोचते हैं ना कि भाई यार पैसे सारे नहीं निकालते, 1-2 लाख रुपए एक्स्ट्रा रख लेते, क्या पता कल को कोई इमरजेंसी पड़ जाए, कोई बीमार हो जाए, तब क्या करेंगे, फिर किससे मांगते फिरेंगे, 1-2 लाख रुपए ना रख लेते हैं, 1-2 लाख रुपए कहीं और से कर्जे से उठा लेते हैं, पर अपना पैसा अपने पास रखे रहते हैं, ठीक है, इमरजेंसी के लिए। वो क्यों? क्योंकि उन्हें अपनी लिक्विडिटी पोजीशन रखनी, कि कल को कोई चीज हो गई, जरूरत काम हो गया तो भाई किसी के मुंह ना देखने पड़ जाए, ठीक है। तो आपके पास वो पैसा होना चाहिए, उसी टाइम अवेलेबल होना चाहिए, तभी हम कैश की बात करें, क्योंकि देखो आपके पास शेयर में भी पैसा होगा, किसी की जमीन में भी पैसा होगा। अब देखो किसी ने बिल्डिंग खरीदी होगी, किसी ने कुछ किया होगा, तो पैसा तो होगा ही उसके पास, वो बिल्डिंग जो खरीदी है वो भी तो एक अकॉर्डिंग एसेट है, वो भी तो कभी ना कभी पैसे में कन्वर्ट। लेकिन अगर आपको एट ए टाइम इमरजेंसी में पैसा पड़ जाए, तो आप सोचो जमीन के लिए आदमी ढूंढोगे, फिर उससे रजिस्ट्रेशन कराओगे, फिर आप बेचोगे, आपको 2 हफ्ते लग जाएंगे पैसा आने में, तब तक तो कोई जो इमरजेंसी है तो उसमें तो पता नहीं क्या हो जाएगा। तो इसीलिए बोलते हैं कि थोड़ा इमरजेंसी के लिए आपके पास कैश होना चाहिए, बाकी आप करोड़ों के मालिक है, आपके पैसे आपने जहां मर्जी इन्वेस्ट किए हो, ठीक है, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो वही चीज बताता है। अब आई होप आप कैश फ्लो स्टेटमेंट समझ आ गई होगी, ठीक है। अब आगे क्या है, अकॉर्डिंग टू द IS 7 क्या बोलता है, अ कैश फ्लो स्टेटमेंट रिपोर्ट कैश फ्लो अंडर 3 मेजर एक्टिविटीज। ये क्या बोलता है कि कैश फ्लो जो स्टेटमेंट है ना, वो किन 3 एक्टिविटीज में डिवाइड हो जाता है, मतलब 3 पार्ट में डिवाइड हो जाता है एक्टिविटीज में, कि मतलब कि भाई 3 ऐसी एक्टिविटीज है जिनके थ्रू पैसा बिजनेस में आ सकता है और बिजनेस में पैसा जा सकता है, इसके अलावा कोई एक्टिविटीज नहीं करती है बिजनेस, ठीक है। जैसे कि अब देखो एक्टिविटीज आप समझोगे कैसे, जैसे आपकी मम्मी पापा ने आके मम्मी को पैसे दे दिए, ठीक है, तो पता है ना कि मम्मी कौन सा यार को बिजनेस करके शेयर मार्केट खरीदने जा रही है, नहीं, पता है मम्मी ने सब्जी के पैसे देने हैं, मम्मी ने बाइक का पैसा देना है, ठीक है, मम्मी थोड़े मोटे बच्चों की फीस पे करेगी, मम्मी के यही खर्चे, मतलब इतने ही में मम्मी का पैसा जाएगा और पैसा आएगा। अब मम्मी कहीं जाके जमीन थोड़ा ना खरीदने लग जाएगी इतने पैसे की। तो वही चीज है कि पता है कि मेजर 3 एक्टिविटीज है जिसके अंदर जो IS 7 है या कैश फ्लो स्टेटमेंट है वो डिवाइड हो जाता है, ठीक है, 3 ही एक्टिविटीज के अंदर पैसा आता है जाता है। पहली एक्टिविटी क्या, ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ऑपरेटिंग एक्टिविटी क्या बोलती है, कैश जनरेटेड फ्रॉम द मेन बिजनेस एक्टिविटीज। ये जो कैश है ना वो मेन बिजनेस एक्टिविटी से जनरेट होता है, मतलब कि बिजनेस किस चीज का है, जो मेन चीज का बिजनेस होगा, तो बिजनेस अलग अलग टाइप के होते हैं। कोई बिजनेस होगा जो प्रॉपर्टी सेल परचेज इसका काम करता होगा, कोई बिजनेस होगा जो सिर्फ सेलिंग का काम करता होगा दूसरों से माल लेके, ठीक है। तो अपना अपना किसी का बिजनेस है, तो जो आप काम कर रहे हो तो उसमें तो पहली बात तो पैसा आना है और जाना तो है ही है। तो वही बोलते हैं कि जो मेन बिजनेस होता है, जैसे कि कैश फ्रॉम सेल, मतलब आपका काम ही इतना है कि आप सेल ही करो। होती है ना कंपनीज जो दूसरों से सामान ले लेती हैं, खरीद लेती हैं, बट उसको सेल करती हैं, जैसे रिटेलर हो गए, ठीक है। कैश पेड टू सप्लायर, भाई आपने किसी को कैश दे दिया, अब भाई किसी जब कोई चीज किसी में बिजनेस करोगे तो किसी से कुछ लोगे भी तो सही है ना, तो उसको भी तो पैसा देना पड़ेगा। सैलरी रेंट, कोई भी बिजनेस हो भाई, आफ्टर आपको सैलरी तो पे करनी ही करनी है, लेबर तो करना ही पड़ेगा, रेंट तो आपको पे, ऐसा तो हो नहीं सकता कि आप आसमान में बैठ के बिजनेस करो, ठीक है। तो आगे क्या है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। सेकंड क्या है, कैश स्पेंट ऑन बाइंग और सेलिंग लॉन्ग टर्म एसेट। बोलता है कि भाई पहला तो आपने बोल दिया कि आप जो काम कर रहे हो उसमें आपको पहली बात तो सेल करोगे ही करोगे, कोई भी बिजनेस करो, ठीक है, परचेज आप करोगे ही करोगे सप्लायर से, ठीक है, सैलरी रेंट ये तो आपको पे करना ही करना है, ठीक है। जो सेकंड आ जाती है ना एक्टिविटी, उसमें होता है कि आपको बाइंग करनी है सेलिंग किसकी, लॉन्ग टर्म एसेट की, ठीक है। इसमें जैसे एग्जांपल परचेज ऑफ मशीनरी, सेल ऑफ लैंड, इन्वेस्टमेंट इन शेयर, ठीक है। जो आप बड़े लॉन्ग टर्म एसेट्स हैं उनकी जब बाइंग कर रहे हो, जब आप सेलिंग कर रहे हो, ठीक है, उन एक्टिविटीज में जो पैसा आ रहा है जा रहा है उसको इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज बोलते हैं। चाहे आप इसको नाम से भी समझ सकते हो, देखो नाम से कैसे, देखो पहले आपको मैं थर्ड करा देती हूँ फिर मैं आपको नाम समझा दूँ। देखो थर्ड क्या, फाइनेंशिंग एक्टिविटी क्या बोलता है, कैश रिलेटेड टू राइजिंग और रीपेइंग कैपिटल, ठीक है। एग्जाम्पल इशूइंग शेयर, टेकिंग लॉस एंड पेइंग डिविडेंड्स। ये बोलता है कि फाइनेंशियल एक्टिविटीज क्या बोलती है, जो कैश आ रहा है जा रहा है किसके थ्रू, कि हम किसी में हम पैसा राइज कर रहे हैं, मतलब किसी से पैसा उधार ले रहे हैं, ठीक है, या हम किसी को उसका कैपिटल डिविडेंड ये पे कर रहे हैं, हम शेयर इशू कर रहे हैं, ठीक है, तो उससे भी पैसा आता है, किसी का लोन वापस दे रहे हैं। तो ये जब हम फाइनेंशियल चीजें करते हैं ना, किसी के पैसा लेना किसी से पैसा देना, तो वो फाइनेंशियल एक्टिविटी में आ गया। अब देखो ये नाम से कैसे पता लग रहा है, ये देखो ऑपरेटिंग, ऑपरेटिंग का मतलब क्या होता है, डे टू डे बिजनेस, ठीक है। तो अब यहाँ पे ऑपरेटिंग का क्या मतलब था कि भाई आपकी मेन बिजनेस एक्टिविटीज, मतलब आप जो डे टू डे बिजनेस कर रहे हो उससे जो पैसा आ रहा है उससे जो जा रहा है, मतलब ऑपरेटिंग एक्टिविटी। देखो सेकंड क्या था, इन्वेस्टिंग। इन्वेस्टिंग का मतलब क्या होता है कि कहीं इन्वेस्ट करना, ठीक है।
अब देखो यहाँ क्या लिखा था, कैश स्पेंड ऑन बाइंग और सेलिंग लॉन्ग टर्म एसेट। अब देखो आप बिल्डिंग में जब पैसा, हम बोलते हैं ना कि जब हम फिक्स जैसे कोई खरीदते हैं, लैंड खरीद रहे हैं, कोई मशीनरी खरीद, तो हमारी इन्वेस्टमेंट होती है, हम उसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो वही चीज है, इन्वेस्टिंग से मतलब इन्वेस्टमेंट, और इन्वेस्टमेंट हम किससे करते हैं, मशीनरी से, लैंड एंड बिल्डिंग से। ये क्या है, लॉन्ग टर्म एसेट से, तो मतलब पैसा किससे लेना देना हुआ, लॉन्ग टर्म एसेट से, ठीक है। अब फाइनेंशियल एक्टिविटी, ठीक है। अब ये कैसे है, फाइनेंसिंग, जैसे पैसे का लेन देन हो गया, हम बोलते हैं ना फाइनेंसिंग का मतलब कि किसी चीज को फाइनेंस करना, किसी चीज में पैसा लगाना, ठीक है। तो हम किस में पैसा लगा सकते हैं, हम शेयर्स में पैसा लगाते हैं, ठीक है। हम किसी से लोन लेते हैं तो उसमें पैसा, किसी को डिविडेंड दे रहे हैं तो भाई उसमें पैसा दे रहे हैं, तो ये किससे रिलेटेड है, फाइनेंस से, मतलब पैसा लगाना, ये मतलब लगाना और देना, ठीक है। तो किससे होगा, राइजिंग, और रिपेइंग कैपिटल का मतलब पैसा, पूंजी, ठीक है। तो वो किससे हो सकता है, शेयर, लोन्स, पेइंग डिविडेंड, ठीक है। अब आपको ऐसे नाम से भी कंफ्यूज, अगर बाई चांस आप पेपर में भूल भी गए कि भाई ये किससे था, इन्वेस्टिंग रिलेटेड, किससे ऑपरेटिंग रिलेटेड था, तो आप ऐसे जो नाम है उससे लिंक करके आपको याद आ सकता है कि भाई किससे क्या था, ठीक है। अब देखो, अब आ गया हमारे पास कैश फ्लो स्टेटमेंट एज पर IAS 7, ठीक है, फॉर द ईयर एंड 31 मार्च 2025, ठीक है। अब देखो ये लाइन तो आपको ऊपर लिखनी है, ठीक है। उसके बाद देखो ऑल इन अमाउंट, अमाउंट में रहेंगी, ठीक है। पहली देखो एक्टिविटीज, वही 3 एक्टिविटीज चलेंगी, ठीक है। पहली एक्टिविटीज क्या है, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, हम बोला था ना 3 एक्टिविटी, पहली एक्टिविटी क्या थी, ऑपरेटिंग एक्टिविटी, ठीक है। तो वही होला कैश फ्लो फ्रॉम, मतलब कैश फ्लो, यहाँ ध्यान देखना कि ना मैंने इनफ्लो लिखा है ना मैंने आउटफ्लो लिखा है, मैंने क्या लिखा, कैश फ्लो, मतलब दोनों ही हो सकता है, इनफ्लो भी हो सकता है, आउटफ्लो भी हो सकता है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे ऐसे नहीं लिखना कि कैश इनफ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, कैश आउटफ्लो फ्रॉम, नहीं, आपको सिर्फ कैश फ्लो लिखना है कि भाई इसमें से कैश ऑपरेटिंग की वजह से कैश आ रहा है और कैश जा रहा है। अब कैसे आ रहा है जा रहा है वो हम नीचे डायग्राम में, सॉरी, नीचे हम न्यूमेरिकल में बताएंगे, ठीक है। तो देखो पहले तो आपको यहाँ लिखना ही है पर्टिकुलर, यहाँ आपको अमाउंट लिखनी है, आपको पता है, ठीक है। पहला देखो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स लिखेंगे, मतलब टैक्स से पहले आपका प्रॉफिट टैक्स से पहले आपका प्रॉफिट कितना है, ठीक है। तो यहाँ देखो मैंने लिखा है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, टैक्स से पहले मेरा कितना प्रॉफिट था, 1,50,000, ठीक है। मैंने ऐड की क्या की, डेप्रिसिएशन, एप्रिसिएशन 30,000 ऐड हो गए। ऐड क्या किया, लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी 10,000, लेस प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट 5,000, ठीक है। फिर यहाँ लिखेंगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, क्या लिखेंगे, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। ये जो मैंने डार्क में लिखा है ना, इनको ऐसे ही वर्ड टू वर्ड लिखना, जैसे प्रॉफिट बिफोर, प्रॉफिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, ठीक है। ताकि ये जो अंदर का ना, ये तो आप ऐसे भी लिख सकते हो कि सेल, लॉस ऑन मशीनरी, ऐसे कुछ भी वर्ड लिख सकते हो, बट यहाँ पे आपको वैसे ही लिखना है, ठीक है। अब मैंने इन सबको प्लस माइनस किया तो 1,85,000 आया, ठीक है। अब आपने एक चीज नोटिस की, देखो अब इसमें 3 ही चीजें मैंने डाली हैं। पहले तो आपको बिफोर टैक्स लिखना है, उसमें आपने क्या ऐड करनी है, डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन सबको पता है कि डेप्रिसिएशन, कोई मशीन खरीदी है तो उस पर डेप्रिसिएशन लगनी है लगनी है, ठीक है। तो आप याद कर लो कि डेप्रिसिएशन तो पक्की है पहले नंबर पे, और जरूरी नहीं कि आपको पहले नंबर पे डेप्रिसिएशन, आगे पीछे भी लिख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है सर। ये दूसरे नंबर पे डेप्रिसिएशन लिख दो, प्रॉफिट पहले नंबर पे लिख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। दूसरा लॉस हो गया, तीसरा हमें प्रॉफिट हो गया। हमने लॉस किस पे किया, मशीनरी पे कर दिया, प्रॉफिट हमने किस पे कर दिया, इन्वेस्टमेंट पे कर दिया, अलग अलग चीज पे कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज नोटिस करना, जो चीज आपका घाटा है वो उन्होंने ऐड किया है, मतलब डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन कोई फायदे की चीज थोड़ी ना, आपकी मशीन घट रही है, उसकी वैल्यू घट रही, फिर भी उन्होंने क्या किया, ऐड किया है, ठीक है। लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी, आपको घाटा हो गया मशीनरी पे, आपने बेची, फिर भी क्या हुआ, इन्होंने ऐड किया। और लॉस लेस कब किया, जब आपको प्रॉफिट हुआ। तो आप इस चीज को ऐसे याद रख सकते हो कि जब मैंने टैक्स में से जो भी चीज माइनस करनी है, ये 3 चीजें माइनस करनी है, ठीक है। आपने 3 चीजें याद कर ली, अब बस इतना याद रखना, मैंने लॉस प्लस करना है और मैंने प्रॉफिट माइनस करना है, मैंने लॉस प्लस करना है, प्रॉफिट मैंने माइनस करना है, 3 ही चीजें हैं, ठीक है। और उसमें से भी क्या है, पहली डेप्रिसिएशन है, दूसरी मेरे पास प्रॉफिट है, तीसरा मेरे पास लॉस है, ठीक है। आपको पता ही है यार, प्रॉफिट होगा, एक डेप्रिसिएशन तो पता ही है, एक प्रॉफिट होगा, एक लॉस होगा, ठीक है बस। अब देखो आगे क्या है, आगे इतना तो आपको पता ही लग गया, बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, ठीक है। अब देखो, अब इसमें आ जाएगी इंक्रीज इन डिवेंचर, इंक्रीज इन डिवेंचर, इंक्रीज इन डिवेंचर कितने, मेरे 20,000 की, ठीक है। फिर है मेरे पास डिक्रीज इन इन्वेंटरी 15,000, ठीक है। इंक्रीज इन क्रेडिटर 10,000, फिर आ गया कैश जनरेटर फ्रॉम ऑपरेशन एक्टिविटी, मतलब अब आ गया ऑपरेशन, यहाँ एक्टिविटी मत लिखना, एक्टिविटी हम नीचे से लिखेंगे। तो यहाँ आ गया कैश जनरेटर फ्रॉम ऑपरेशन, मतलब हमें कैश कितना जनरेट हुआ, अब हुआ 1,90,000 का, ठीक है। अब देखो, अब मैंने यहाँ 3 चीजें लिखी हैं। डिवेंचर आपको पता है कि आपके एसेट्स होते हैं, ठीक है। इन्वेंटरी आपकी एसेट्स होती है, क्रेडिटर आपके लिबर्टी होते हैं, मतलब मैंने 2 एसेट्स लिखी, एक मैंने लिबर्टीज लिखी। अब ध्यान से देखना, इंक्रीज इन डिवेंचर, डिवेंचर आपके बढ़ गए, तो आप एसेट्स आपके बढ़ गए, तो आपको क्या होना चाहिए, प्रॉफिट। और आपने अभी ऊपर क्या देखा, प्रॉफिट तो इन्होंने माइनस किया हुआ है, तो भाई हम इंक्रीज इन डिवेंचर कैसे प्लस कर सकते हैं, तो हम इसमें भी क्या करेंगे, माइनस। अब देखो डिक्रीज इन इन्वेंट्री, स्टॉक थे हमारे घट गए,
अब क्या होगा कि अब तो हमें लॉस हो गया भाई, स्टॉक तो हमें बराबर होने चाहिए थे, घट गए। अब क्या होगा, जब घट गए तो हमें हुआ घाटा, और घाटा हमने ऊपर क्या देखा, प्लस किया था, तो हम क्या कर देंगे 15,000 ऐड कर देंगे, ठीक है। इंक्रीज इन क्रेडिटर, हमारे जिसको हमने पैसे देने थे तो बढ़ते जा रहे हैं, किस किस को पैसे देंगे हम, तो ये क्या हुआ हमारा घाटा, बट हम क्या करेंगे घाटे को प्लस, बस प्लस माइनस कर दिया 190,000 आ गया, ठीक है। याद रखना सिर्फ यही एक्टिविटी ऐसी है ऑपरेटिंग ही जिसमें उल्टा चलता है मतलब जो घाटा होगा वो प्लस होगा, जो प्रॉफिट होगा वो माइनस होगा, ठीक है। और मैं आपको आराम से ऐसे नहीं मैं आपको बता रही कि इंक्रीज इन डिवेंचर, इंक्रीज इन इन्वेंट्री डाल दो, इंक्रीज, मैं रट्टा नहीं करवा, मैं आपको समझा रही हूँ कि अगर बाई चांस वहां पे एग्जाम में जरूरी नहीं होता कि आपको इतना कुछ याद हो, बिकॉज आप इतना कुछ याद करते हो, अगर आपको वहां पे सिर्फ इतनी सी चीज भी पता लग गई ना कि मैम ने सिर्फ 2 एसेट डाले थे और एक लिबर्टी डाली थी, ठीक है। और कैसे डाली थी अमाउंट, क्योंकि एसेट्स तो थे वो बढ़ रहे थे, तो बढ़ रहे थे मतलब हमें प्रॉफिट हो रहा था, तो उसका उल्ट करना है, माइनस करना है। तो आप वहां पे जरूरी नहीं कि डिवेंचर ही लिखोगे, इन्वेंट्री ही लिखोगे, क्रेडिट, आपको इतने एसेट्स पता है, इतनी लिबर्टीज डाल पता है, कोई भी डाल देना, ठीक है। इन्वेंट्री नहीं पर आपको इन्वेंट्री भूल गया तो कुछ और डाल देना, उसकी बदले कोई और एसेट डाल देना। तो वही चीज मैंने बोली कि आप कुछ भी डाल लेना वहां पे, अगर आपको ऐसा ना याद रहे, पर आप कोशिश करना। मैंने सिर्फ 2 ही 3 एंट्री इसलिए डाली है क्योंकि बच्चे कई बार ऐसे अंडर कॉन्फिडेंस हो जाते हैं कि यार अपनी तरफ से लिखें तो गलत ना हो जाए, इसलिए मैंने डाल दी कि 2 ही 3 एंट्रियां मैंने डाली हैं कि ताकि आपको याद करने में प्रॉब्लम ना हो। देखो मैं ऊपर ना ये भी नहीं लिख सकती थी, इसको मैं स्किप कर सकती थी, बट क्या है फिर जो एग्जामिनर होता है उसको लगता है शॉर्टकट किया है इसने, इसलिए मैंने यहाँ 2 3 चीजें और ऐड कर दी, ठीक है। पूरा परफॉर्मा टाइप की मैडम को लगे हाँ पूरा अच्छे से आता है, ठीक है। अब आ गया कैश जनरेटर फ्रॉम ऑपरेशन। कैश कहाँ से आ गया, हमें ऑपरेशन से जो हम काम कर रहे थे उससे मेरे पास कैश इतना है 1,90,000। अब हमें भाई इनकम टैक्स भी तो पेड करना है, क्योंकि देखो हमने यहाँ प्रॉफिट किससे पहले लिखा है, बिफोर टैक्स के, बिफोर टैक्स के। पर प्रॉफिट कौन सा लागू होता है, जो हम टैक्स देने के बाद देखते हैं प्रॉफिट, ठीक है। आपने कभी देखा है कि प्रॉफिट जब आप टैक्स ही नहीं पे करोगे तो आपको प्रॉफिट तो वैसे ही बहुत हाई रहेगा, आपको टैक्स पे करना पड़ता है, हर कंपनी को टैक्स पे करना पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पे तो हमने बिफोर टैक्स लिखा था, हम यहाँ पे 90,000 रोक सकते थे 1,90,000, बट इसमें क्या होता है टैक्स नहीं पेड था, तो ये हमारा एक्चुअल में प्रॉफिट नहीं होता, तो हमें टैक्स तो पे करना पड़ेगा। अब देखो इनकम टैक्स पे कर दिया, इनकम टैक्स पे किया माइनस, अब कभी याद रखना इनकम टैक्स हमेशा माइनस होता है, कभी प्लस नहीं होता, ठीक है। इनकम टैक्स कभी प्लस नहीं होता, जो मर्जी इनकम टैक्स आपको माइनस ही होगा। माइनस कर दिया 40,000, नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। अब आया फाइनल नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग। यहाँ ध्यान रखना, यहाँ आपने ऊपर हेडिंग स्टार्टिंग में क्या लिखी थी, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, यहाँ पे आपने क्या लिखा है नेट, नेट वर्ड जरूर ऐड कर देना, ठीक है, नहीं तो वो ऊपर और नीचे की हेडिंग में जो टोटल है उसमें कोई डिफरेंस नहीं रहेगा। तो ये नेट आ गया, ठीक है। अब क्या आया 1,50,000 आ गया, ठीक है। अब आई होप आपको समझ आ गया होगा। इसमें आपने क्या चीजें सीखी भाई, आपको पहले तो टैक्स लेना है, किससे पहले प्रॉफिट लेना है, किसके पहले टैक्स के। उसमें आपने 3 चीजें ऐड करनी है, डेप्रिसिएशन, लॉस और प्रॉफिट, ठीक है। और जो चीज लॉस में गई वो हमारे यहाँ प्लस होगी, और जो चीज प्रॉफिट में गई वो हम माइनस करेंगे, ठीक है। फिर हमारे पास आ जाएगा प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, उसमें हमने एसेट्स डालने हैं और हमने लिबर्टीज डालनी है। एसेट्स में हमने क्या डाला, डिवेंचर, इन्वेंट्री, और लिबर्टी में क्या डाला, क्रेडिटर, ठीक है। इसमें भी वही सेम चीज, अगर प्रॉफिट होगा तो हम माइनस करेंगे, अगर लॉस होगा तो हम वो करेंगे। आपको नॉर्मल सी चीज पता है यार, एसेट जब भी बढ़ेगी तो प्रॉफिट होगा, लिबर्टी जब बढ़ेगी तो भाई घाटा होगा। आपको इतना दिमाग लगाने की जरूरत, इतना तो आप सबको भी पता है, ठीक है, कॉमर्स के स्टूडेंट हो। बाकी आप जितना कैश है भाई टैक्स तो पे करना ही पड़ेगा, लेस टैक्स, और आपके पास नेट फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी आ जाए। यही बस थोड़ा सा ये ऑपरेटिंग का ही पहला है, थोड़ा सा लेंथी है, और इसमें भी थोड़ा उल्ट चलता है। बाकी जो इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग है तो बहुत ईजी है, आपको मतलब याद करने का दिमाग लगाने की भी जरूरत नहीं है, ठीक है। तो देखो अब आगे इन्वेस्टिंग में, ये देखो मैंने सिर्फ 4 एंट्री डाली है वो भी बहुत कंजूसी करके, अब मैं 1 2 डाल देती तो वो उसको लगता कि यार कितनी कंजूसी की है शीट्स की, ठीक है। तो थोड़ी 4 5 तो एंट्री होनी चाहिए। अब देखो कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से आ गया। अब मैं आपको बताती कि मैं क्यों बोल रही थी कि इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग बहुत ईजी है। आपको कुछ नहीं देखना, ना एसेट्स ना लिबर्टी, कुछ नहीं देखनी। आपको पता है ना इन्वेस्टिंग से मनी का एक्टिविटी का आपने ऊपर एग्जांपल पढ़ी थी ना, परचेज ऑफ मशीनरी, सेल ऑफ मशीनरी। या 2 ही चीजें आती हैं, या तो सेल होगी या तो परचेज होगी, बस क्या आएंगी 2 चीजें आएंगी, क्या होंगी, सेल आएगी और परचेज आएगी, ठीक है। और इसमें इतना आसान है, प्लस माइनस करना कुछ नहीं करना, आपने बस देखना पैसा आया तो प्लस, पैसा गया तो माइनस, बस कुछ नहीं करना। मतलब सिर्फ 2 चीजें, पहली आपने परचेज और सेल ही सिर्फ डालनी है, और दूसरी पैसा आया तो प्लस और पैसा गया तो माइनस। अब देखो आपको इतना तो पता ही है भाई, परचेज करोगे कोई सामान खरीदोगे पैसा तो देना पड़ेगा तो माइनस, सेल करोगे तो पैसा अगला वाला देगा हमें, तो भाई आफ्टर सी बात है हम प्लस करेंगे, तो बस इतनी सी एंट्री है, ठीक है। अब देखो परचेज ऑन मशीनरी,
परचेज ऑफ मशीनरी 1 लाख की परचेज की थी, पैसा तो देना पड़ेगा अगले को, तो 1 लाख माइनस। सेल ऑफ ओल्ड मशीनरी, सेल कर दी हमने ओल्ड मशीनरी की, भाई हमने जब सेल कर दी तो हमें तो पैसा आएगा, 20,000 आ गया, डेप्रिसिएशन सब हटा के। परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट, कितने की परचेज हमने की, परचेज खरीदी, इन्वेस्टमेंट कितनी खरीदी हमने, 30,000 खरीदी, 30,000 माइनस देना पड़ेगा। सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, हमने अब सेल कर दी इन्वेस्टमेंट की, तो 15,000 प्रॉफिट में आ गया, ठीक है। अब देखो यहाँ लिख देंगे नेट कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, बस प्लस माइनस कर दो, देखा कितना आसान था, फाइनेंसिंग भी सेम है, ठीक है। एक और चीज मैं आपको बता दूं, देखो यहाँ पे ना जब आपने किसी चीज की इन्वेस्टिंग में परचेज और सेल की हो ना, तो यहाँ पे भी आप उसका प्रॉफिट और लॉस उसी में लिखना, ठीक है। क्योंकि आपको देखो अगर आपने किसी चीज पे लॉस हुआ तो आपने या तो उसको परचेज किया है या तो आपने उसको सेल किया है, ठीक है। तो अगर किसी चीज पे आपको प्रॉफिट हुआ तो सेल और मैनेज, ऐसा नहीं कि आपने यहाँ मशीनरी इन्वेस्टमेंट का लिख दिया, यहाँ पे आपने बेच कुछ और ही दिया, आपने यहाँ पे बिल्डिंग बेच दी, लैंड बेच दी, ठीक है। तो यहाँ पे हमने प्लांट बेच दिया, तो फिर वो कहीं ना कहीं ये प्रॉब्लम एग्जामिनर ने ध्यान से देख लिया, तो वो सोचे कि भाई ये सेल और प्रॉफिट कहाँ पे हो, क्योंकि ये एंट्रीज कहीं तो इंटरलेट करेंगी ना। तभी मैंने आपको बता दिया कि बच्चे अगर वहां पे ऐसे ना कर दी सेल से, अगर अपने यहाँ लैंड और बिल्डिंग का किया है ना परचेज से, तो ऊपर भी आप लैंड एंड बिल्डिंग का ही लॉस या प्रॉफिट लिख देना। जरूरी नहीं कि यहीं से कैलकुलेट करके लिखना कि कितना लॉस हो, कोई भी अमाउंट लिख देना, ठीक है। बस ये है कि भाई हमने यहीं से कहीं से सेल परचेज की थी, कुछ तो बाकी चीजें हो ही गई हैं प्लस माइनस में, ठीक है। अब देखो अब आगे थर्ड, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, वही सेम इन्वेस्टिंग का, पैसा आया तो प्लस, पैसा गया तो माइनस, बस। अब देखो इशू ऑफ शेयर, हमने शेयर इशू कर दिए, तो इशू करेंगे तो क्या होगा, पैसे लोग शेयर खरीदेंगे, जब शेयर खरीदेंगे तो हमें पैसे मिलेंगे, तो हम पैसे क्या कर देंगे, प्लस 80,000। टेकिंग अ बैंक लोन, मैंने बैंक से लोन ले लिया। अब आप सोचोगे मैम ये तो क्रेडिटर में चले गए, इतना नहीं सोचना, ये सिर्फ काम ऊपर ऑपरेटिंग में सोचने का था कि क्रेडिटर बढ़ गए, लिबर्टीज, कुछ नहीं, इसमें कुछ नहीं देखना, आपको कुछ नहीं लेना, मेरा कर्जा बढ़ रहा है, मेरा प्रॉफिट बढ़ा, कुछ नहीं आपको, नहीं आपके हाथ में पैसा आ गया ना, बैंक से लोन लिया, आपके हाथ में पैसा आ गया ना, आपको नहीं लेना देना कि मेरे को उसको डिविडेंड पे करना, इंटरेस्ट पे करना है, मेरा खर्चा बढ़ गया, मेरे कुछ नहीं, आपके हाथ में पैसा मिल गया ना, बस उतनी सी चीज ध्यान रखो कि पैसा हाथ में आना चाहिए और पैसा हाथ से जाना चाहिए, बस। अब पैसा आ गया तो 50,000 ऐड कर दो, सिंपल बेफिक्र होके। डिविडेंड, डिविडेंड आप किसी को दोगे ना, ठीक है, पेड डिविडेंड, डिविडेंड पे किया तो भाई डिविडेंड पे करेंगे तो पैसा तो देना पड़ेगा, पैसा चला गया। लोन रिपेमेंट, अब यहाँ से लोन लिया था ना, 50,000 का मिला ना, अब अपने लोन रिपेमेंट कर दी, अब वापस कर दी, ले जा भाई अपना लोन, हमें नहीं चाहिए। जब आपने लोन दे दिया तो क्या हुआ, 40,000 माइनस हो गया, ठीक है। फिर नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन, प्लस माइनस कर दिया, बस। देखो और एक और चीज, ये जो चीजें है ना, ये जो 3 पार्ट में मैंने किया, तो इनका टोटल अभी ऐड मत करना, जैसे ये 1,50,000 आया था, इसमें से अभी ये 1,00,000 डायरेक्ट मत करना, अभी सिर्फ अलग अलग का ही टोटल करना, क्योंकि हम आखिर में इसका जाके करेंगे, ठीक है। तो अब आपको क्लियरली समझ आ गया होगा, ठीक है। अब मैं एक बार और रिपीट कर देती हूँ, ऑपरेटिंग में आपको कैसे प्लस माइनस करना है, ये देखना है कि अगर घाटा हुआ तो उसका उल्ट, प्रॉफिट हुआ तो उसका उल्ट। इन्वेस्टिंग और ऑपरेट फाइनेंसिंग में क्या करना है, बस पैसा देखना है, पैसा आया तो प्लस कर दो, पैसा गया तो माइनस कर दो, बहुत आसान है, ठीक है। देखो अगर आप कहीं गड़बड़ भी करते हो ना, जैसे अगर आपने ऊपर भी कहीं एक दो एंट्री की गड़बड़ कर दी, अगर नीचे इन्वेस्टिंग को फाइनेंस भी सही कर दो, तो ऐसा एग्जामिनर पागल नहीं है कि भाई आपको बिल्कुल ही नंबर नहीं देगा, कुछ तो नंबर दे ही देगा, ठीक है। अब देखो नेट इंक्रीज एंड इंक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवलेंट, ठीक है। अब ये लिखना है कि भाई यहाँ इंक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवलेंट में कितना इंक्रीज हुआ, ठीक है। अब देखो मैंने जो बोला था ना कि ऊपर अलग अलग ही टोटल करना, क्योंकि हम नीचे टोटल करेंगे, ये यहीं पे टोटल करेंगे, ठीक है। कैसे, नेट कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी 1,50,000 की आई थी ना, ये देखो, ये देखो 1,50,000 का नेट फ्लो फ्रॉम, बस वही वाला लिखा है, ये देखो। पहले हमारे पास नेट ऑपरेटिंग से कितना आया, 1,50,000, कैश से इन्वेस्टिंग से कितना आया था, ये देखो माइनस का 95,000, और फाइनेंसिंग से कितना मिला था, 60,000, ये देखो। मतलब कि इन्वेस्टिंग में हमारा पैसा थोड़ा ज्यादा लग गया था, माइनस का मतलब हमें थोड़ा सा घाटा होगा, तो हमने पैसा ज्यादा चला गया था, ठीक है। बस नेट इंक्रीज इन डिमांड, बस इसको वही कैलकुलेशन करनी है, 1,50,000 प्लस 95,000 माइनस 60,000 प्लस इतना 1,15,000 आ गया, ठीक है। अब ये सम तो यहीं पे खत्म हो जाता है वैसे, ठीक है। बट इसका ना एक और चीज है, एक पॉइंट है जो वहां लिख देना, तो एग्जामिनर बहुत खुश हो जाएगा, वैसे तो आप स्किप भी कर देते हो, कोई बात नहीं। इसमें ना कहीं आपका जो क्वेश्चन है ना, जो हम एक्चुअली यहाँ पे तो हम एग्जामिनरी फिगर ले रहे हैं, तो उसमें तो कोई अलग बात है, एग्जामिनर फिगर ले रहे हैं, बट जब वहां पे करते थे ना, जब एक्चुअल में सम करते थे, कहीं ना कहीं हमारे लिए ना एक रीचेकिंग का काम कर देता। अगर हमारा आंसर मैच कर जाता था ना, तो हमें पता लग जाता था कि अमाउंट मैच कर गई, मतलब हमारा आंसर एकदम सही है, हमने पूरी स्टेटमेंट सही लिखी है। यहाँ तो चलो आप इमेजिनरी कर रहे हो, बट आप कहीं ना कहीं शो कर दोगे तो एग्जामिनर पे अच्छा इंपैक्ट पड़ेगा। तो क्या लिखना है, कैश एंड कैश इक्विवलेंट,
कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, ठीक है। अब देखो पर्टिकुलर ओपनिंग कैश एंड बैंक बैलेंस, आपके पास पहले से कितना पे कैश पड़ा था 50,000। अब हमारे पास कितने नेट इंक्रीज हो गई 1,50,000, ये डाल दिया और क्लोजिंग बैलेंस प्लस हो गया, बस इतना ही करना। ओपनिंग बैलेंस, ठीक है, आपके पास अभी नेट इंक्रीज कितना हुआ वो डाल दिया, और आपका क्लोजिंग, जब हम फाइनल जो एक्चुअल में बैलेंस कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाते थे ना, उसमें उन्होंने पता क्या कर दिया होता था, हम ये जो निकालते थे ये तो रहते ही था नेट इंक्रीज या डिक्रीज, वो लोग हमें या तो सिर्फ ओपनिंग दे देते थे या तो हमें सिर्फ क्लोजिंग बैलेंस दे देते थे। तो हम जब क्लोजिंग डालते थे फिर हम यहाँ ये डालते थे, जब इन दोनों को मैच करते तो हमारा ओपनिंग जब मैच आ जाता था ना तो हमारा आंसर मैच हो जाता था समझे। तो ये कहीं ना कहीं रीचेकिंग का काम करता है, ठीक है। तो ऐसे ही है, इसको ऐसे ही बनाना है, ठीक है, 3 पार्ट में अलग अलग करके, और इसको कैश इक्विपमेंट की तरह बनाना। और ये ध्यान रखना है, ऐसा नहीं सोचना कि मैम ने अगर 30,000 डाला, मैम ने 80,000 डाला तो हम भी इतना ही डालेंगे, अमाउंट आपको वैसे भी याद नहीं रहेगी। मैं सच बता रही हूँ, मैं आपको झूठ नहीं बोलूंगी कि बच्चे याद करो ये करो, क्योंकि मेरे को भी पता है कि इज नॉट पॉसिबल, आपको हर एक अमाउंट याद नहीं रहेगी। आपको सिर्फ ये चीजें समझनी है। मैंने एंट्री सिर्फ 3 और 4 5 डाली है, बिकॉज आप इससे कम डालोगे तो भाई उसका कोई फायदा नहीं, आपको शीट भी बननी है। तो अपने 4 5 एंट्री बस नाम याद की, उसका मेथड याद किया, प्लस माइनस करने का, आप अमाउंट कोई भी डालो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। वैसे भी उन्होंने इमेजिनरी फिगर बोली है, कोई प्रैक्टिकल नहीं निकाल रही कि आपको डायरेक्ट अमाउंट डालनी है, ऐसे ऐसे कोई भी आप अमाउंट डालो। अगर 80,000 आप 20,000 आ रहा है 20,000 डालो, ठीक है, ऐसे डालो, समझे। बस इतना सा आपको काम करना है, ओके। तो यहीं से कर लेना, और याद रखना कि ऑपरेटिंग में ऐसे अमाउंट डालो कि पॉजिटिव में आए, इन्वेस्टिंग में थोड़ी नेगेटिव में आए, और जो लास्ट वाली उसमें पॉजिटिव में आए, ठीक है। थोड़ा सा ऐसे डालना। और यहाँ पे अगर नेट डिक्रीज आ गया ना तो आपको यहाँ माइनस करना पड़ेगा, ट्राई करना कि इंक्रीज ही आए। अब जैसे अमाउंट डालो, अगर आपको थोड़ा लगता है कि यार यहाँ से पैसा गड़बड़ हो गया, थोड़ी सी अमाउंट डाला, थोड़ा कट करके दोबारा से अमाउंट फिल करके भर लेना, थोड़ी सी ज्यादा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।